Study Plexity IAS. Hello students, my name is Ayusha and welcome back to our history module. In the last class जो हमने डिस्कस किया था that is about age of महाजनपदास and कैसे मगध emerged among all of the 16 महाजनपदास as the powerful kingdom. तो ये थी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या चीजें चल रही थी. इसी के साथ आज जो हम देखेंगे दैट इज रिलीजियस एस्पेक्ट में क्या चल रहा था. तो हम देख रहे थे पीछे की चीज नहीं भूलनी है. क्या चल रहा था वहां पे? वैदिक एज चल रहा था. ठीक है, वैदिक एज में ब्राह्मणिकल डोमिनेशन देख रहे थे हम. इसी टाइम में आप देखोगे कि धीरे धीरे ना ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से परेशान होकर काफी सारे सेक्ट्स जो है वो इमर्ज होकर आते हैं. अराउंड 62 सेक्ट्स जो है वो इमर्ज होकर आते हैं और एक मूवमेंट सा आ जाता है. और इसी मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं? श्रामणा मूवमेंट कह रहे हैं. ये एक नॉन वैदिक मूवमेंट था जो कंटेम्पररी चल रहा था. किसके? वैदिक एज के. मतलब ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को सप्रेस करने के लिए जो अलग अलग सेक्ट्स अपने अपने प्रिंसिपल्स के साथ आ रही थी, उसी को हम क्या कह रहे हैं? श्रामणा मूवमेंट कह रहे थे. इसी में आप देखोगे कि अराउंड 62 सेक्ट्स जो है वो इमर्ज होके निकल के आते हैं इस टाइम पीरियड में. इसी फ्रेम में आप देखोगे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नास्तिका स्कूल ऑफ थॉट भी. जैसे आपको एक सांख्य स्कूल दिखेगा, ठीक है, ये इसके फाउंडर है आपके पुराना कश्यपा, जिसमें जो बिलीव करते थे एंटीमोनियल एथिक्स पे. अब एंटीमोनियल एथिक्स क्या है? दैट मीन्स नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज सिचुएशनल. नथिंग इज रॉन्ग, nothing is right. Everything is situational. फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक ऐसा इंसिडेंट ले लो या कोई एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस ले लो जहां पे आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको बी नेगेटिव ब्लड चाहिए, और उसी में कोई और भी है जो बिल्कुल ऐसे लाइक भयानक एक्सीडेंट हुआ है और उसको भी बी नेगेटिव ब्लड चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या है? ऐसा नहीं है कि आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हो अपने फैमिली मेंबर को कर रहे हो विद और जो सामने वाला एक्सीडेंट वाला पर्सन है उसको इग्नोर करके. तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपका जो है एक्शन रॉन्ग ही होगा या राइट ही होगा. ये सिचुएशनल होगा. ये जो एक्शन है वो आपका क्या होगा? सिचुएशनल एक्शन होगा. तो यही कहती है आपकी सांख्य स्कूल की कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता, सब सिचुएशन पे ही बेस्ड होता है. इसी में आपका सेकंड जो है वो हम देखते हैं आपका आजीविका सेक्ट. आजीविका सेक्ट जो है मक्काली गोशाला ने फाउंड किया था आजीविका सेक्ट को. ये बिलीव करते हैं फैटलिज्म में. फैटलिज्म मतलब नियति. इसी को आप डेस्टिनी भी कहते हो कि अगर लिखा हुआ होगा तो जरूर होगा. मतलब एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड. हम जो लाइफ में कर रहे हैं या हम जो भी फेस करने वाले हैं वो सब क्या है? पहले से ही लिखा हुआ है. तो इनका बिलीव था फैटलिज्म में कि जो भी चीज हो रही है, जो होने वाली है, वो सब पहले से लिखी हुई है, प्री प्लान्ड है. बिलीव्ड इन फैटलिज्म. अब देखा जाए तो इन्हीं के टाइम में हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी इमरजेंस देखेंगे. तो बुद्धिज्म में आप देखोगे कि बुद्धिज्म वेर हाईली क्रिटिक ऑफ आजीविका सेक्ट. क्यों? बिकॉज आजीविका सेक्ट में आप देखोगे कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेगी. नॉन वायलेंस को ये सपोर्ट करते थे. तो सपोर्ट करते थे दैट मीन्स डजंट कि मर्डर एंड किलिंग्स लाइक एनिमल किलिंग्स को वैसे सपोर्ट करते थे बिकॉज वहां पे यू नो नॉन वेजिटेरियनिज्म बहुत ज्यादा प्रोपाउंडेड था उस पीरियड ऑफ टाइम में. तो बुद्धिज्म जो है वो हाईली क्रिटिक ऑफ आपको दिखेगा गौशाला. इसी के साथ आपका एक लोकायता स्कूल है जो केशा काम्बी ने फाउंड किया था. ये प्योरली बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म है. दैट जो भी है इसी लाइफ में है. देयर इज नो फर्दर लाइफ.
आगे वाली लाइफ में क्या होगा यू डोंट नो, पीछे वाली लाइफ में क्या हुआ है हमें कुछ आइडिया नहीं है, जो करना है इसी लाइफ में करना है, और इसी लाइफ में हमें जैसे रहना है, जो भी हमारे डिजायर्स हैं सब फुलफिल करने हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीनी है। तो ये कहाँ है, ये आपके लोकायता का प्रिंसिपल था। इसी तरह एक और स्कूल आपको दिखेगा, दैट इज वैशेषिका, दैट इज बेस्ड ऑन एटमिज्म। एटमिज्म मतलब कि ह्यूमन बीइंग किससे बने हैं, अणु और परमाणु का मिलन जो हो रहा है, मतलब आप कह लो ब्रह्मा और एटम का मिलन ही जो है फाइनल डेस्टिनेशन है यहाँ पे। इसी के साथ आप बुद्धिज्म और जैनिज्म भी देखोगे, और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा अमॉन्ग दी 62 सेक्ट्स। हम इन सब के बारे में भी बिल्कुल पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जब हम स्कूल ऑफ फिलोसफीज देखेंगे तब। तो फिलहाल हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे, कि कैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज अ रिलीजन जो है प्रोपाउंड किया, प्रोपगेट किया और इतना ज्यादा फेमस हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है वहां यहाँ पे दैट क्या बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम प्योरली रिलीजन बोलेंगे? तो देखा जाए तो इट्स नॉट प्योरली रिलीजन। जैसे आप वैदिक एज की बात कर रहे हो, ब्राह्मणिज्म है, बट ये एक स्कूल ऑफ थॉट होगा, ठीक है, स्कूल ऑफ फिलोसफी होगा। ये क्या बेस्ड ऑन टीचिंग्स हैं, तो बेस्ड ऑन टीचिंग्स हैं तो ये आपको एक काइंड ऑफ ब्रॉड विजन दे रहे हैं अबाउट हाउ टू थिंक, आपका क्या एक्शन होना चाहिए, आपके क्या वर्ड्स होना चाहिए, इन सब के बारे में। तो ये मोर ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट है। इसी के साथ अब क्यों बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ही जो है इतना ज्यादा प्रोपाउंड हुआ है या इतना ज्यादा प्रोपगेट हुआ, कोई तो रीजन होगा। तो अब देखो बात करते हैं हम कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डील किस चीज में कर रहे थे, स्कूल ऑफ थॉट में। उनकी अपनी फिलोसफी थी ऑफ नॉन वायलेंस, है ना। बेसिकली आप देखोगे सेंट्रल आइडिया क्या है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का, दैट इज नॉन वायलेंस। और क्यों लोगों ने इनको इतना प्रोपगेट किया, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। आप देख रहे थे कि वैदिक एज में क्या चल रहा था, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस चल रहा था। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस में क्या हो रही थी, एनिमल सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, जब भी यज्ञ हो रहे थे तो क्या उसमें बलि चढ़ाई जा रही थी, एनिमल सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, एनिमल किलिंग्स हो रही थी, और ये एक नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा था। तो इसी में अगर एक नई आइडिया आ गई अबाउट नॉन वायलेंस, सॉरी वायलेंस को बूस्ट कर रहा था, तो इसी में एक नई आइडिया आ गई अबाउट नॉन वायलेंस। तो इसीलिए इनका जो सेंट्रल आइडिया था नॉन वायलेंस का, इसने हेल्प किया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को प्रोमिनेंट रिलीजन बनाने में ड्यूरिंग दैट पीरियड। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें क्षत्रियास का रिएक्शन, तो अब आप देखोगे कि जो भी रूलर्स होते थे जनरली फ्रॉम द क्षत्रियास होते, क्षत्रिय वर्ण होते थे। अब क्षत्रिय वर्ण में आप देखोगे लेकिन सुपीरियर पोजीशन किसका है, अगर वर्णा सिस्टम देखें जो हम वैदिक एज में देख रहे थे, तो उस वैदिक एज में जो सुपीरियर पोजीशन था वो किसका था, ब्राह्मण्स का था। बट आप देखो पावर किसके हाथ में है, गवर्नेंस किसके हाथ में है, क्षत्रियस के हाथ में है। तो इसीलिए यू कैन से कि क्षत्रियास का जो रिएक्शन था वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट किया किसमें, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के प्रोपगेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, जो मौर्य डायनेस्टी के थे, वो क्या कर रहे थे, जैनिज्म के सपोर्टर थे वो। इसी तरह अगर हम बात करें मगध डायनेस्टी में, मगध में आपने अजात शत्रु के बारे में सुना होगा, तो अजात शत्रु ने क्या करवाया था, बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, है ना। तो वो बुद्धिज्म को प्रोपगेट कर रहे थे। तो क्षत्रियास भी अपने अपने वे में इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रोपगेट कर रहे थे। अब सोचो कि अगर आपका लीडर कोई चीज फॉलो करेगा तो जनता तो वो चीज फॉलो करेगी ही ना। तो यहाँ पे राजा ही अगर नॉन वायलेंस वाले स्कूल ऑफ थॉट को एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रजा भी करेगी।
इसके साथ अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी जब हुई तो उसका सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज के लिए था? पैस्टोरल इकोनॉमी के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या चाहिए आपको? यहाँ पे आपको चाहिए एनिमल्स फॉर हर्डिंग, ये सब क्या हो गया? ये सब आपका डिमांड हो गया क्या? जो नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इमर्ज हुई थी उसका, कि हाँ हमें दूध वाले एनिमल्स चाहिए, दूध निकालने के लिए, उससे मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। इसी तरह हमें भेड़ बकरी चाहिए, इसी तरह हमें मतलब बहुत सारे पेट एनिमल्स चाहिए जिसको हम रेयर कर सके, हर्ड कर सके, जिसको हम मतलब कैटल की तरह रख सके। तो आप देखोगे कि एक नए टाइप की इकोनॉमी इमर्ज होके आती है जिसमें सेंट्रल क्या है? एनिमल्स पे फोकस है। बट यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पे तो एनिमल सैक्रिफाइसेस हो रहे थे। तो एनिमल सैक्रिफाइसेस होने से क्या हो रहा था? एनिमल किलिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एनिमल की पॉपुलेशन कम हो रही थी। अब इकोनॉमी की डिमांड अगर एनिमल्स है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें किलिंग्स को कम करनी पड़ेगी। इसी की तरह आप देखोगे फोर्थ पॉइंट में हम वैश्यास की बात करें अगर, तो वैश्यास यहाँ पे क्या थे? आपके रिच मर्चेंट्स थे। बात करो तो यहाँ पे काफी पैसा है वैश्यास के पास, लेकिन सोशल स्टेटस की बात करें इनकी तो वो क्या है? लो सोशल स्टेटस देखने को मिलता है हमें वैश्यास के साथ। फॉर दैट सोशल स्टेटस इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने अपनाना स्टार्ट कर दिया ये सारे स्कूल ऑफ थॉट को, रिलीजन को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को। तो ये भी कहो एक बूस्ट मिला बुद्धिज्म जैनिज्म को। इसी के साथ पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल्स थे इसके, जैसे आपका क्या हो गया? पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल में अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस। तो आप अहिंसा कर रहे के रास्ते पे जा रहे हो, मतलब नॉन वायलेंस है। इससे क्या हो रहा है? वॉर कम हो रहे हैं, है ना? प्लस एनिमल किलिंग्स कम हो रही हैं। तो ये सब क्या कर रहा है? इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। अगर ये सारे कम हो रहे हैं, कम वॉर्स हो रहे हैं, वॉर्स कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब आप बिलीव कर रहे हो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अशोका का होगा। अशोका आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा अडॉप्टेड बुद्धिज्म, एंड उसके बाद अशोका ने कोई भी वॉर नहीं किया है ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के लिए। तो ये आप देखो कि वॉर कम हो रहे हैं, इसी के साथ एनिमल किलिंग्स भी कम हो रही हैं। तो ये सब क्या है कि आपके इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिल रहा है। तो ये सारे भी रीजंस थे जिसने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को एक प्लेटफॉर्म दिया टू emerge, टू प्रोपगेट ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब हम बात करते हैं आज के क्लास में बुद्धिज्म से, ठीक है? जब हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं तो बात हो रही है गौतम बुद्धा की। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बुद्धिज्म के बारे में क्या क्या देखेंगे, एक व्यू देख लेते हैं हम। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया कहाँ क्या है बुद्धिज्म की क्लास का, दैट इज बुद्धा। बुद्धा के बारे में बात करेंगे कि कैसे बुद्धा का बर्थ हुआ, कहाँ हुआ है, अबाउट हिज मैरिटल स्टेटस, उसके बाद उनको कैसे उन्होंने घर छोड़ा, इनलाइटमेंट मिली, इनलाइटमेंट में उन्होंने क्या पता किया कि कैस क्या जो है फोर नोबल ट्रूथ्स हैं, और उस फोर नोबल ट्रूथ
के लिए क्या जो है 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के साथ उनकी टीचिंग क्या थी, उनकी मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, लैंग्वेज कौन सा जो है इन लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो यही सब हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीफिंग है अबाउट ऑल दोज थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बुद्धा का, बुद्धिज्म का सेंट्रल आइडिया जो है बुद्धा के बारे में। तो बुद्धा बोर्न एज सिद्धार्थ इन 563 बीसी, कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी प्रेजेंट डे ऑफ नेपाल में है। क्योंकि इनके जो फादर थे सुदोधन, ये क्या थे? ये शाक्य क्लैन के हेड थे और जगह इनकी थी कपिलवस्तु। बट जो मदर थी वो कहाँ की थी? लुम्बिनी की थी। इसलिए जो आप देखोगे कि बर्थ प्लेस है बुद्धा का वो है लुम्बिनी और ईयर है 563 बीसीई। फादर का नाम सुदोधन, मदर का नाम महामाया। अब यहाँ पे देखोगे कि लाइक बुद्धा के जन्म के कुछ टाइम के बाद महामाया की डेथ हो जाती है, तो इनकी जो मासी होती है वही इनकी फॉस्टर मदर बनती है, जो है प्रजापति गौतमी। इसीलिए हम देखेंगे कभी कभी हम इनको गौतम बुद्धा भी कहते हैं। अब बात करें मैरिटल लाइफ की, तो एज द एज ऑफ 16 इनकी शादी हो जाती है। इनकी वाइफ होती है यशोधरा एंड इनका एक सन होता है जिसका नाम होता है राहुल। ये था अबाउट पर्सनल लाइफ ऑफ सिद्धार्था, ठीक है, जो कि बाद में बुद्धा बनने वाले हैं। अब ये बुद्धा बनने का जो सफर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आपको देखने को मिलेगा कि वो काफी लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये अपनी लाइफ जी रहे होते थे, अच्छी खासी लाइफ। जो सुदोधन थे, फादर ऑफ सिद्धार्था, उनको लाइक ऋषियों ने बताया था कि ये जो बच्चा है ये या तो बहुत अच्छा शासक बनेगा या ये सब कुछ छोड़कर एक एक नया विचार जो है लोगों के बीच देगा। तो अब सुदोधन डरे हुए थे कि कैसे जो है हम इतना राजपाट छोड़ देने दे। तो इसीलिए इन्होंने कभी बुद्धा को ना घर से बाहर नहीं निकलने दिया। एवरीथिंग लाइक एवरी थिंग ऑफ यूजफुलनेस उनको बस उनके महल में ही मिला है, ठीक है। वो महल में ही अपनी लाइक लग्जीरियस लाइफ जीते रहे। बट एक बार जब वो 29 ईयर्स के हो गए तब उन्होंने बाहर जाने का सोचा, तो वो परमिशन लेके बाहर घूमने गए अपने चैरियट के साथ, घोड़े को लेके, ठीक है। तो जब वो बाहर घूमने गए तब उन्होंने 4 साइट्स देखा, ठीक है। आप बाहर घूमने जा रहे हो तो आपने 4 चीजें देखी उन्होंने, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि उनके महल में ना उनके फादर कभी भी उनको कोई पेन नहीं दिखाना चाहते थे। तो इसीलिए कोई भी अगर बुजुर्ग व्यक्ति होता था वहां महल में, तो उसको हटा दिया जाता था। कोई बीमार हो जाता था तो हटा दिया जाता था। तो बुद्धा ने ये सारी तकलीफें देखी नहीं थी अपनी लाइफ में। तो यहाँ जो उन्हें बाहर निकलकर 4 साइट्स मिला, उसमें से पहला उनको मिला है ओल्ड मैन का, दूसरा सिक मैन, तीसरा एंड चौथा पहले इन्होंने देखा एक ओल्ड मैन को, ठीक है, जो कि काफी बूढ़ा था, काफी जर्जर उनकी हालत हो रखी थी। तो उन्होंने चन्ना जो उनका चैरियट था उससे बोला कि ऐसा भी होता है, ये चल क्यों नहीं पा रहा है, ये इतने बुढ़े से। तो चन्ना ने बोला कि हाँ, सबके लाइफ में ये फेज आता है, बचपन से बड़े होते हैं, फिर जवान होने के बाद फिर बुढ़ापा भी आता है। तो बुद्धा वाज लाइक कि अरे ये तो काफी कष्ट वाली बात हो गई।
इसके बाद थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, एक सिक मैन को देखा, मतलब बहुत बीमार इंसान को देखा। बीमार इंसान को देखने के बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर चन्ना ने बताया कि अ, बीमारी और अच्छा हेल्थ ये तो चलता रहता है। अगर आप कुछ बीमार हो गए तभी भी आपको बहुत सारे जो है पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो बुद्धा को इनसे भी लगा कि ये भी बहुत कष्ट में जी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक डेड पर्सन को देखा। तो डेड पर्सन को देखने के बाद ही थॉट कि ये तो अब मर चुका है और मरने के बाद भी कष्ट में ही मरा है। इसके बाद जो उनको दिखा वो है एक एसेटिक, एक एसेटिक दिखा। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये जो इंसान हमें दिखा है इसके फेस पे इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन क्यों दिख रहा है, कोई पीड़ा क्यों नहीं दिख रही है जो हमने पहले जो ओल्ड मैन के फेस पे देखा, जो हमने सिक मैन के फेस पे देखा, तो हम इनके फेस पर वो वाली पीड़ा क्यों नहीं देख रहे हैं। तो चन्ना ने बताया कि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, ये एक एसेटिक है, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, अब ये सब मोह माया से परे जा चुके हैं और इन्हें मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दुख तकलीफ पीड़ा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बस ये अब अपने ही ध्यान में मग्न है। और यही एक चीज है जो कि बुद्धा को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। और 29 के ही एज में वो अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने घोड़े कंटक कंटक पे बैठ के वो अपना घर छोड़ देते हैं। क्यों? इनलाइटमेंट के खोज में। उनको ये लाइफ इतनी एस्पायर करती है, इतनी इंस्पायर करती है कि वो भी चाहते हैं कि एक एसेटिक बन जाना, ठीक है। और एट द एज ऑफ 29 जब उन्होंने घर छोड़ दिया, इस घर छोड़ने के इवेंट को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, या इसी को रिनुशिएशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले जब बुद्धा ने घर छोड़ा तो वो दो टीचर्स से मिलते हैं जो कि सेंट ही रहते हैं, एसेटिक लाइफ जी रहे होते हैं। उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है अलारा कलाम एंड उदाका, ठीक है। इनको इन दोनों को वो अपना टीचर्स बनाते हैं, बट देखते हैं कि लाइक उनके टीचिंग्स के अकॉर्डिंग बुद्धा सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसे तो मैं नहीं मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगा। तो फिर वो और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद वो अपने मतलब वो 5 एसेटिक्स के साथ अकम्पनी कर लेते हैं खुद को, ठीक है। उनके साथ ही वो आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब इन 5 के साथ मिलकर जो है मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ। ये 5 आपके होते हैं कौंडाना, भदैया, वापा, महामाना और असाजी। आप देखोगे बाद में ये 5 का फिर से भी जिक्र आएगा जब हम बुद्धा के लाइफ के बारे में देखेंगे, एक 1 बाय 1 इवेंट्स देखेंगे। उसी के साथ अब क्या होता है, पहले इन्होंने इन दोनों को छोड़ा, अलारा कलाम और उदाका को छोड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5 एसेटिक्स के साथ जाके ज्वाइन कर लिया कि हाँ ये लोग जैसे करेंगे वैसा ही मैं भी करूंगा। अब ये क्या करते थे ना, ये एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम एसेटिज्म कर रहे थे, मतलब एकदम एक्सट्रीम पे जाकर के खाना नहीं खा रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल भोजन का त्याग कर देना, शरीर में जान नहीं बची थी। बुद्धा को लगा कि ऐसे अगर चलता रहा तो एक दिन तो मैं मर जाऊंगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एनर्जी। तो वो क्या करते हैं, इन 5 को छोड़ देते हैं और वो अकेले आगे बढ़ते हैं। और अकेले आगे बढ़कर वो कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं सेनानी। सेनानी एक जगह है, वहां पहुंचते हैं। वहां उनको एक लेडी मिलती है, सुजाता, जो उनको ऑफर करती है राइस मिल्क बाउल। और बुद्धा जो है वही राइस मिल्क बाउल को खाकर
एक जगह पर बैठकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उन्होंने बोलते हैं कि अब मेरा मेरे शरीर ने भोजन ग्रहण कर लिया है। अब इसके बाद मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, उस जगह से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, इसी में आप देखोगे कि एक लाइन कुछ लाइन्स हैं जो बुद्धा ने बोले थे। ठीक है, उसका ट्रांसलेशन है, हेयर ऑन दिस सीट माई बॉडी में श्रिवल अप, माई स्किन, माई बोन्स, माई फ्लैश में डिसॉल्व, but my body will not move from this seat until I have attained enlightenment, so difficult to obtain in the course of many kalpas. अब ये है कि मान लो उन्होंने सुजाता से खीर खाया, खीर खाने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने बोला, उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं इस जगह से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे इनलाइटमेंट नहीं मिल जाता। भले ही मेरी बॉडी जो है श्रिवल कर जाए, भले ही मेरी स्किन, बोन, फ्लैश सब डिसॉल्व हो जाए, लेकिन मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी। और इस इनलाइटनमेंट में बहुत सारे कल्पास भी हैं, ठीक है, जो मुझे रोकेंगे, लेकिन मैं सब पे जीत हासिल करूंगा। दैट मीन्स अब ये जो कल्पास की बात हो रही है, ये बात हो रही है मारा की। मारा एक इल्यूजन क्रिएट करने वाली थी, ठीक है, और उन्होंने भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि बुद्धा जो है अपने ध्यान से भंग हो जाए, बुद्धा को एक डिस्टरबेंस मिल जाए, लेकिन कंटिन्यूअसली जो है उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुद्धा को एट द एज ऑफ 35 निर्वाणा की प्राप्ति हुई। ठीक है, निर्वाणा कहाँ है? उरुवेला में है, निरंजना रिवर के बैंक्स पे। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है और ये भी याद रखना है। ठीक है, अब उरुवेला कहाँ है? उरुवेला आपका बोध गया की बात हो रही है। ठीक है, बोध गया में उरुवेला एक जगह है जहाँ के पीपल के ट्री के नीचे बैठकर बुद्धा को क्या प्राप्त हुआ है? निर्वाणा प्राप्त हुआ है, और वो निरंजना रिवर के बेसिन पे। अब यही जो निर्वाणा प्राप्त हुआ, इनलाइटेंड वन, तभी वो बुद्धा बुद्धा कहलाए। बुद्धा मीन्स द अब बात ये हो गई, क्या निर्वाणा हुआ क्या? ठीक है, निर्वाणा मतलब जितनी निगेटिविटी थी, और वाना मीन्स जितने भी लस्ट थे, बुद्धा ने अपने आप को इन सब से दूर कर दिया। ठीक है, मतलब अब वो किसी भी सांसारिक मोह माया से बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने ग्रीड, लस्ट, लव, यू कैन से जो भी डिजायर, ये सब जो होता है उन सब का त्याग कर दिया है। और ये सब का त्याग करने के बाद जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? निर्वाणा का स्टेज कह रहे हैं। अब जब निर्वाणा की प्राप्ति हो गई, तो अब आपको जब इनलाइटनमेंट मिल जाएगी तो आप क्या करोगे? दूसरों को बताओगे ना उसके बारे में। तो सेम चीज बुद्धा ने भी किया। जब बुद्धा को निर्वाणा की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने क्या किया? अपना फर्स्ट सरमन दिया है। और फर्स्ट सरमन उन्होंने कहाँ दिया है? वो दिया है डियर पार्क सारनाथ में। सारनाथ में आपको डियर पार्क दिखेगा, वहीं पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया है। 5 लोगों को दिया था। ठीक है, जो पहला ज्ञान इन्होंने दिया था वो 5 डिसाइपल्स को दिए थे। और ये 5 डिसाइपल्स कौन थे? ये 5 डिसाइपल्स यही 5 एसेटिक्स थे, कोंडाना, भदाइया, वापा, महामना एंड असाजी। ये जो लोग थे यही इनके पहले 5 डिसाइपल्स बने हैं, और इसको ही कहते हैं अरहत्स। ठीक है, इनको ही क्या कहते हैं? अरहत्स कहते हैं। अब इन्होंने जो पहली सरमन की है, ये जो फर्स्ट सरमन है, इसको क्या कहते हैं? धम्म चक्र
पवातना, इस ये एक्चुअली पाली में लिखा है, यही आपको आप कहीं बहुत जगह देखोगे धर्म चक्र परिवर्तन भी लिखा हुआ, वही है कि अब जो है धर्म का जो चक्र है वो बदल चुका है ना? तो वही है आपका धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको कहते हैं फर्स्ट सरमन, जो कि बुद्धा ने दिया था। अब फर्स्ट सरमन के बाद हम क्या देखते हैं, इनका महापरिनिर्वाणा, मतलब अब इन्होंने सरमन दिया, सबसे पहला सरमन देने के बाद फिर ये और बाकी जगह भी जाते हैं, वहां पे भी अलग अलग सरमन्स दे रहे होते हैं। उसी के बाद आप देखोगे एक लास्ट स्टेज जो बुद्धा के लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज महापरिनिर्वाणा एट द एज ऑफ 80। कुशीनारा में, कुशीनारा कहाँ है, मल्लास रूल कर रहे थे। अगर हम बात करें 16 महाजनपद की, तो वहां पे क्या था, मल्ला, आपने देखा था ना एक महाजनपद, वहां वही जगह है कुशीनारा की, आज के यूपी में, प्रेजेंट डे ऑफ कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, वहीं पे बुद्धा ने अपना जो है प्राण त्याग दिया। और जो लास्ट वर्ड उन्होंने बोला था, वो बोला था दैट ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके, स्ट्राइव डिलीजेंटली, मतलब जो भी कंपोजिट थिंग है वो एक ना एक दिन खत्म होना ही होना है, स्ट्राइविंग डिलीजेंटली। एंड अब बुद्धा की जो डेथ हुई है, वो आप देखोगे कि उसके पीछे भी अलग स्टोरी है, दैट बुद्धा बुद्धा को एक पीस ऑफ मीट ऑफर किया गया था, चुंदा ने एक पीस ऑफ मीट ऑफर किया था, वो खा लेने के बाद ही बुद्धा की जो है डेथ हो गई है। जो आप बात करें हम पीस ऑफ मीट की, ये कहाँ हुआ था, ये पावा में, और इसी के बाद कुशीनारा में बुद्धा की डेथ हो गई। ये थी अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा के लाइफ में हमने क्या क्या देखा, कैसे कैसे वो जो है पहले उनका बर्थ होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो रिनॉन्सिएशन में जाते हैं, अपना घर त्याग देते हैं, त्याग देने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करके इनलाइटेनमेंट प्राप्त करते हैं। इनलाइटेनमेंट के बाद उन्होंने अपना सरमन्स दिया है, और सरमन के बाद वो फाइनली जो है वो उनका महापरिनिर्वाणा हो जाता है। महापरिनिर्वाणा मतलब अपने शरीर को वो त्याग देते हैं। अब यही यही जो सारे सीरीज हैं, ये हम कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अलग अलग सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा के लाइफ में हुए इवेंट्स को। जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिफेंट या लोटस को विथ एसोसिएटेड विथ बुद्धाज बर्थ। इसी के साथ जब हम बर्थ के बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, घर त्याग दिया, रिनोशिएशन किया, तो हॉर्स जो है वो एसोसिएटेड है रिनोशिएशन से। अब पीपल ट्री, रिनोशिएशन के बाद क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाणा से एसोसिएटेड क्या हो गया आपका, पीपल ट्री। और इसी के साथ चक्रा, फर्स्ट सरमन, इसी को आप क्या कह सकते हो, धर्म चक्र परिवर्तन। ये जो बुद्धा के लाइफ के इवेंट्स हैं, उन सब का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, कि अलग अलग सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया है बुद्धा की लाइफ को। उसी में जब हम बात करते हैं डियर को, तो जो अरहंस थे, कौन थे अरहंस, जो 5 डिसेपल्स थे बुद्धा के, जो उनके फर्स्ट सरमन में थे, वहां पे मौजूद, जो सुन रहे थे उनकी ज्ञान को, तो उनको ही अरहंस कह रहे थे। और वही अरहंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डियर। इसी के साथ लायंस रोर बुद्धा के टीचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसी के साथ अगर हम बात करें, फिर टीचिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब क्या है, महापरिनिर्वाणा होगा। बुद्धा बुद्धा की डेथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्तूपा। ये कुछ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस थे कि किससे किस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बुद्धा की ही पूरी लाइफ साइकिल को हम अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एलिफेंट या लोटस से बर्थ को, हॉर्स से रिनोशिएशन को, पीपल ट्री से निर्वाणा को, चक्रा से सरमन को, डियर से अरहंस को, लायन के रोर मतलब बुद्धा की टीचिंग, एंड स्तूपा मीन्स बुद्धा का डेथ। अब हम एक टाइम स्केल पे देखेंगे कि कौन कौन से प्लेस। अब चूंकि हम ये सब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो आपके यूपीएससी की क्वेश्चन आती है वो यहीं से रिलेटेड आती है। अब वो आपको क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस एसोसिएटेड है बुद्धा की लाइफ से। तो अब हम अगर एक टाइम स्केल पे देखें कि कौन कौन सी प्लेसेस एसोसिएटेड हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे बर्थ से स्टार्ट। बर्थ कहाँ पे हुआ है बुद्धा का? दैट इज लुम्बिनी में बुद्धा का बर्थ हुआ है। इसके बाद आप देखोगे कि बर्थ के बाद लुम्बिनी से बुद्धा कहाँ जाते हैं? कपिलवस्तु, जो उनके फादर का घर है, ठीक है, वहां वो रहते हैं। वहां से अब वो कहाँ जा रहे हैं? राजगृह जा रहे हैं। राजगीर गए, वहां पे जो हमने देखा था कि उन्होंने सुजाता की खीर खाई थी, वो कहाँ खाई थी? राजगीर में खाई थी। राजगीर के बाद इनफैक्ट राजगीर में ही वो किससे मिलेंगे? अजात शत्रु से भी मिलेंगे। यहाँ पे बुद्धा किससे मिलेंगे? अजात शत्रु से। इसके बाद आप देखोगे कि वो वैशाली गए। वैशाली सॉरी अजात शत्रु से वो राजगीर में मिलेंगे, और वैशाली में वो किससे मिलेंगे? सुजाता से, जिन्होंने उनको राइस बाउल ऑफर किया था। इसके बाद सीरीज स्टार्ट होता है इनलाइटेनमेंट का, दैट इज इन बोध गया। फिर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया है, वो कहाँ पे दिया है? वो आपको सारनाथ में दिया है, डियर पार्क में, है ना। सारनाथ के बाद अब ये सारी चीजें हो गई, अब वो वापस कहाँ जाएंगे? वो वापस जाएंगे कपिलवस्तु, ठीक है। वापस कपिलवस्तु जाने पे इनको क्या होती है? इनकी माँ मिलती है गौतमी प्रजापति, एंड गौतमी ही जो है प्रजापति गौतमी भी अब क्या करेंगी? बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे, बिकॉज इन्होंने उनको भी दीक्षा दी, शिक्षा दी। इसके बाद मगध में जाते हैं बुद्धा, यहाँ पे भी सरबन देते हैं। यहाँ पे संघ का गठन होता है, मतलब संघ बनती है। मॉन्क्स एंड नन्स के लिए क्या बनाया जाता है? संघ बनाया जाता है। कहाँ पे? मगध में। इसके बाद वो जाते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती में, और श्रावस्ती के बाद कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्धा की डेथ हो जाती है। ये रिलेटेड था टाइम लाइन ऑफ प्लेसेस, जो जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड प्लेसेस हैं, जहां जहां उन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से प्लेस एसोसिएटेड हैं। फाइन। अब इसके बाद सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त किया बुद्धा ने, वो अबाउट किस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त किया? अबाउट लाइफ, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें जो, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म में इंक्लूड की गई है, दैट इज आर्य सच्चानी। आर्य सच्चानी इज योर 4 नोबल ट्रूथ्स।
जो 4 सत्य बुद्धा ने अपनी इनलाइटमेंट के बाद जो है बताया, कि 4 जो है नोबल ट्रूथ्स हैं, वो क्या है कि हर किसी के लाइफ में दुख है, ठीक है, सबके लाइफ में क्या है, दुख है, उन सब दुख का एक कॉज भी है, ठीक है। ठीक है, और वो कॉज क्या है, वो कॉज है डिजायर, और इसी के साथ इन डिजायर से, मतलब इस दुख से कैसे बाहर आना है, तो 8 फोल्ड पाथ के थ्रू जो है हम जो है इन दुख और दुख का जो रीजन है उससे बाहर निकल सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। इसी के साथ हम देखेंगे कि बुद्धा ने मध्यम मार्ग के बारे में भी बात किया है, दैट कि आप अगर एक्सट्रीम कर रहे हो किसी भी पॉइंट का, अगर हम एक्सट्रीम लग्जरी के साथ भी जी रहे हैं तो भी हमें इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी, या अगर हम एक्सट्रीम एसेटिज्म में भी जा रहे हैं तभी भी हमें इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी। हमें एक मध्यम मार्ग को लेके चलना पड़ेगा। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो दैट मीन्स हमें हमारी बॉडी को जिंदा रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। तो ये था आपका मध्यम मार्ग, और इसी के साथ निर्वाणा, निर्वाणा दैट इज इनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या है आपके 4 नोबल ट्रूथ्स, क्या है 8 फोल्ड पाथ्स, क्या है मध्यम मार्ग और क्या है निर्वाणा। इसी में सबसे पहले बुद्धिज्म का पिलर जान लेते हैं। तो आपने हर जगह सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि एंड धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब कि मैं बुद्धा की शरण में जाऊंगा, मैं बुद्धा की शरण में जाना चाहता हूँ, मैं संघ की शरण में जाना चाहता हूँ, और मैं धर्म के शरण में जाना चाहता हूँ। यही आपके 3 पिलर्स हैं बुद्धिज्म के, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। इसके साथ बात करें अगर हम 4 नोबल ट्रूथ का, ये क्या है आपके, कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि दुख है, सबके जीवन में दुख है, इन सारे दुख का एक कॉज है, ठीक है, दुख है, और इन सारे दुख का एक कॉज है, वो कॉज क्या है, डिजायर। और इस सफरिंग, जो दुख का सफरिंग है, इसको खत्म करने का रास्ता भी है, और वो रास्ता क्या है, तो वो है आपका 8 फोल्ड पाथ्स। यही 4 फोल्ड ट्रूथ है जो बुद्धा को आफ्टर एनलाइटमेंट पता चला, दैट इज कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, एंड ऑफ सफरिंग एंड द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग। वो पाथ कौन सा पाथ है, 8 फोल्ड पाथ है। अगर हम 8 फोल्ड पाथ की बात करें तो इसमें 8 चीजें हैं जो आपको बता रही हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ से दुख को खत्म कर सकते हो, सारे दुख को, डिजायर को, सब कुछ खत्म करके निर्वाणा प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहला है आपका राइट व्यू या राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो आप देख रहे हो और उससे जो देखकर समझ रहे हो वो सही होना चाहिए। उसके बाद आप दूसरी बात करो तो सेकंड क्या है आपका, राइट इंटेंशन, कि इंटेंशन आपके सही होने चाहिए। राइट थिंकिंग, राइट थॉट, अगर राइट थिंकिंग होगी तो इंटेंशन भी सही ही होगा, ठीक है। इंटेंशन सही होगा तो उसी डायरेक्शन में आप सोचोगे। अगर आप सोचोगे ही कि नहीं 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 यूपीएससी क्यों करना है, तो आईएएस बन जाने के बाद जो है पैसा ही पैसा होगा, लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, अगर ये सोचोगे, ठीक है, मतलब आपका इंटेंशन ही बुरा है।
और इंटेंशन बुरा है तो आपकी थिंकिंग भी उसी डायरेक्शन में खराब होती जाएगी, ठीक है। और यही आप सोचोगे, आप मेहनत करने पे फोकस करोगे तो क्या होगा, आपका इंटेंशन सही होगा तो थिंकिंग भी सही होगी। इसी के साथ थर्ड है आपका राइट स्पीच, मतलब कि अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो ठीक है, आप जो है हमेशा सही बोलो। इससे आप देखो कि एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है बुद्धा की, ठीक है, कि बुद्धा जो है एक रोड से जो है ना हमेशा जाते थे, तो और एक आदमी था जो उनको रोज गालियां देता था, तो वो रोज गालियां देता था, बुद्धा रोज सुनकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। फिर बुद्धा दूसरे दिन बुद्धा उस रोड से जा रहे, फिर उसने गालियां दी, बुद्धा ने फिर स्माइल किया और फिर वो आगे बढ़ गए। ऐसा ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन उस आदमी ने नहीं दी गालियां और उसने बुद्धा को रोक कर पूछा कि इतने दिन से मैं आपको गालियां दे रहा था, बट आपने कभी जो है मुड़कर मुझे जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर चले गए, क्यों? तो बुद्धा ने आंसर किया कि जो भी तुम बोल रहे थे या जो भी तुम्हारे मुख से निकल रहा था, जो अपशब्द निकल रहे थे, मैंने उनको नहीं ग्रहण किया, ठीक है। मैंने जब उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मुझे बुरा ही नहीं लगा, ठीक है। बट तुम्हें अपनी स्पीच पे भी जो है, ठीक है, अगर तुम सही बोलोगे तो तुम्हारा क्या होगा, इंटेंशन अपने आप सही हो जाएगा, है ना। उस दिन के बाद से उस इंसान ने कभी अपशब्द नहीं बोले। तो ये एक स्टोरी भी जुड़ी थी उसी से। अब चौथा है आपका राइट एक्शन, ठीक है, सही काम करना। यही आप एक और स्टोरी राइट एक्शन से भी जुड़ी है आपके, दैट इज उंगुलीमल की। क्या उंगुलीमल एक दानव था, वो क्या करता था, उंगलियां काट कर लोगों के और फिर माला बनाता था उसके। तो उसी में बुद्धा ने भी उनको ज्ञान दिया, तो उसी ज्ञान के बाद जो है उसका एक्शन चेंज हो गया, तो ये राइट एक्शन। इसके बाद है आपका राइट लाइवलीहुड, कि सही ढंग से जो है आप अपने जीवन को बिताओ, सही तरीके से कमाए हुए धन से जो है जीवन यापन करो। इसी के बाद है राइट एफर्ट, सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाओ। सेवेंथ आपका राइट माइंडफुलनेस एंड एट्थ आपका राइट कंसंट्रेशन, कि अगर आपका कंसंट्रेशन सही जगह पर है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थे आपके 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। किस लिए थे ये 8 फोल्ड पाथ, ताकि आप जो है दुख है, ठीक है, जो सफरिंग्स है जो फेस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, उससे पार जाकर निर्वाणा प्राप्त कर सके, ठीक है, एंड ऑफ ऑल द सफरिंग्स। अब इसी में देखो 5 परसेप्ट्स भी हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये चीज थी 8 फोल्ड पाथ थी कि निर्वाणा प्राप्त करने के लिए आपको क्या 8 फोल्ड पाथ जो है फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरह देखोगे कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी हैं, कि 5 परसेप्ट्स कि आपको क्या नहीं करने हैं। फाइन, अगर मैं बात करूं क्या नहीं करने हैं, इसी के साथ
अब ये आपके 5 परसेप्ट्स हैं कि क्या आपको नहीं करना है, जिसमें है डू नॉट किल, कि आपको वायलेंस नहीं फैलाना है, किसी को मारना नहीं है, किसी के साथ डू नॉट इन्वॉल्व इन करप्ट और सेंसुअल प्रैक्टिसेस, मतलब कि करप्ट प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व नहीं होना है और इसी के साथ सेंसुअल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व नहीं होना है। दैट मीन्स कि लाइक आउट ऑफ मैरिज जाके आप जो है अलग रिलेशनशिप नहीं बना सकते। प्लस अगर इफ यू आर एडमिटेड टू संघ, तो आप संघ में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। यही सब आपके करप्ट प्रैक्टिसेस और सेंसुअल प्रैक्टिसेस में आते हैं। डू नॉट एक्यूमुलेट, मतलब आपको संग्रह करके नहीं रखना है, आपको जमा करके कुछ नहीं रखना है। इसी के बाद डू नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। डू नॉट टेक व्हाट्स नॉट गिवन, जो नहीं दिया गया है उसको लेना नहीं है, मतलब उठाना नहीं है। ये आपके 5 परसेप्ट्स थे जो कि क्या नहीं करने थे। ये क्या थे कि आपको क्या करने हैं, 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने हैं। ये क्या है कि आपको क्या नहीं करने हैं। अब इसी के साथ हम बात करते हैं अबाउट मिडिल पाथ। अगर मिडिल पाथ की बात करें तो इधर आप देखोगे तो क्या है, एक्सट्रीम इंडल्जेंस, मतलब इधर बिल्कुल जो है इंडल्जेंस इन लस्ट, इंडल्जेंस इन ग्रीड, इंडल्जेंस इन लग्जरी, ये सब आपको दिख रहा है। मतलब भोग विलास जिसको कह रहे हो आप पूरी भोग विलास वाली जीवन जी रहे हो। आपके पास धन बहुत ज्यादा है, आप झूठ बोल रहे हो, आप लस्ट में जो है लिप्त हो, सेंसुअल एक्टिविटीज कर रहे हो, लग्जरी में जी रहे हो, ग्रीड हो, लालच कर रहे हो। ये सब क्या है, आपके एक्सट्रीम इंडल्जेंसेस हैं। इसको नहीं करना है आपको। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम एसेटिज्म भी कर रहे हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। मतलब अपने आप को भूखा रख रहे हो, कुछ खा नहीं रहे हो, मतलब दिए हुए भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे हो, साफ सफाई और इन सब पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं इन माइंड। तो बुद्धा ने अबाउट मिडिल पाथ बोला कि हमें मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। जब आप मिडिल पाथ फॉलो करते हो, जैसे बुद्धा ने मिडिल पाथ फॉलो किया कब, जब उन्होंने देखा कि जो वो 5 एसेटिक्स के साथ घूम रहे थे और एक्सट्रीम एसेटिज्म कर रहे थे, खाना नहीं खाना है, बाकी जो है काफी वो लोग दिन में 4 बार झाड़ू लगा रहे, साफ सफाई कर रहे, इससे वो ना ध्यान नहीं कर पा रहे थे, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा था। तो बुद्धा ने उनको छोड़कर क्या किया, सबसे पहले खाना ढूंढा और सुजेता ने राइस मिल्क बाउल जो ऑफर किया था वो खाकर तब वो मेडिटेशन करने बैठे। ठीक है, यही उनका मिडिल पाथ था। एंड मिडिल पाथ फॉलो करने से क्या हुआ, निर्वाणा मिल गया। अब यहीं पे है निर्वाणा। निर्वाणा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। निर्वाणा 2 वर्ड से बना है, नी और वाना। नी का मतलब क्या है, निगेटिव प्रैक्टिसेस, और वाना इज योर लस्ट या क्रेविंग। अगर आप इन दोनों चीजों से या इन चीजों से विमुक्त कर देते हो अपने आप को, तो क्या हो जाता है, निर्वाणा की प्राप्ति हो जाती है। दैट मीन्स दिस इज द स्टेट ऑफ एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब नथिंगनेस, कि कुछ नहीं बचा है अब, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई लस्ट नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई अक्यूमुलेट नहीं करना है कुछ, लाई नहीं, नॉन वायलेंस नहीं, कुछ नहीं। एक स्टेट ऑफ एनिहिलेशन में चले गए हो आप। किसी चीज की क्रेविंग नहीं हो रही है, किसी चीज का लस्ट नहीं है, कोई निगेटिव प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या हो गया, आप इनलाइटेन हो जाओगे, आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करें बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म की, तो साइड बाय साइड हम क्या देख रहे थे, कंटेम्प्रेरी में बुद्धिज्म भी चल रहा, बुद्धिज्म के साथ ब्राह्मणिकल एज भी चल रहा है। वैदिक एज में हम ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देख रहे थे और उसी डोमिनेंस के रिजल्ट के कारण काफी सारे सेक्ट्स जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं। अब साइड बाय साइड चल रहा है तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के
फिलोसफीज में, थॉट्स में, ठीक है। अगर हम वर्णा की बात करें तो आप वैदिक एज में देखो कि हमने ऋग्वेदा में क्या देखा था कि वर्णा कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, लेकिन वही लेटर वैदिक एज में वर्णा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो गया, और वो अब एक बहुत रिजिड सिस्टम हो गया कि अब वो चेंज नहीं हो सकता, जो जहां जन्म लिया है वही उसका वर्ण है। अब यहाँ देखो कि वर्णा जो है हमें बुद्धिज्म में भी दिखने को मिलता है, अर्ली बुद्धिज्म में, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्शन, ठीक है, कि जो आप काम कर रहे हो उसी हिसाब से आप जो है वर्णा की बात कर रहे हो। अगर हम बात करें विनय पिटक की, तो विनय पिटक में लिखा हुआ है दैट अबाउट वर्णा कि 4 रंग निकल कर आए, ठीक है, बुद्धा के पैरों के पास, उसी 4 रंग में जो है वही वर्णा है, ठीक है, मतलब वही 4 अलग डिसाइपल्स जो है अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन वही 4 वर्णा है। अब वर्णा की बात करें तो जो भी पर्सन संघ ज्वाइन करता था, ठीक है, टू बीइंग अ मॉन्क और नन, वो क्या हो जाता था, वो हो जाता था विना नियंती। विना नियंती क्या है, विदाउट वर्णा। और यहाँ ब्राह्मणिज्म में हम क्या देख रहे थे कि वर्णा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अगर हम यही बात करें कि कितनी इंक्लूसिव थी सोसाइटी, तो आप देख रहे हो कि ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देख रहे थे, लेटर वैदिक आते आते शूद्रास की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शूद्रास और वुमेन्स को एक ही पेडेस्ट्रल पे रख रहे थे, उनको अलाउड नहीं था क्या वेदास पढ़ना, उनको अलाउड नहीं था कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ना, उनके साथ मतलब उनके साथ काफी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सेम वेल में पानी नहीं पी रहे हो, सेम रोड नहीं आप शेयर कर रहे हो, ये सारे आप कह सकते हो ऑस्टेरिटीज भी शूद्रास पे बढ़ गई थी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो बुद्धिज्म क्या है, इंक्लूसिव ऑफ एवरी वर्ना। बुद्धिज्म क्षत्रिय शूद्र वैश्य तो थे, सबसे पहले वैश्य थे जिन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो हर आप देखोगे हर वर्णा से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि एग्जाम्पल दिखेगा। जैसे अगर मैं ब्राह्मणा की बात करूं तो बुद्धा आनंदा ये सब क्या है, ये ब्राह्मण वर्ण के थे। यही क्षत्रिय की बात करूं तो आपको एग्जाम्पल दिखेगा अनिरुद्ध का। शूद्रस की बात करूं तो उपाली चुंदा ये सब क्या थे, उपाली क्या था, उपाली एक कॉबलर था, इसी तरह चुंदा क्या था, एक ब्लैक स्मिथ था। ये लोग क्या थे, ये लोग शूद्र वर्ण के थे, बट स्टिल ओपन बुद्धिज्म क्या था, ओपन टू एवरीवन, एवरी वर्ण था। और यहाँ पे क्या था, ब्राह्मण्स जो है सुपीरियर पोजीशन पे थे। उनको क्या क्या यहाँ पे देखोगे आप वैदिक या ब्राह्मणिकल सेगमेंट में तो क्या देखने को मिलेगा कि शूद्रा जो है वेदास नहीं पढ़ सकते थे, संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, वो उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसी में बात करें नॉन वायलेंस की तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे काफी चीजें देखोगे आप कि वॉर जो है कम हो गए थे, इसी के साथ एनिमल सैक्रिफाइसेस बंद हो गए थे। बट ब्राह्मणिज्म में क्या चल रहा था कि वॉर भी हो रहे थे, एनिमल किलिंग्स भी बहुत देखने को मिल रही थी। तो ये सारे तो डिफरेंसेस आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल्स में कैसे कैसे थे, इंक्लूसिव ये ज्यादा थे, इसी के साथ ये भी वर्ना में बिलीव करते थे, बट नॉट द वर्ना विच इज डिपिक्टेड इन ब्राह्मणिज्म की बेसिस ऑफ बर्थ पे अब हो गया आपका, नहीं इनका एक्शन पे था। और जो भी लोग संघ ज्वाइन करते थे वो विदाउट वर्ना हो जाते थे।
सबको इक्वली ट्रीट करते थे। अब बात हो गई कि ब्राह्मणिज्म की हो गई, अब बुद्धिज्म का विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, या बुद्धिज्म में विमेन की सिचुएशन क्या हुई। तो जब हम बात करते हैं अर्ली बुद्धिज्म की, तो अर्ली बुद्धिज्म में निर्वाणा इज आप देखोगे निर्वाणा इज एक्सेप्टेबल फॉर विमेन, कि विमेन जो है वो निर्वाणा जो है वो अचीव कर सकती हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया। बट इसी के साथ आप देखोगे काफी स्टीरियोटिपिकल आइडियाज जो है ना वो भी आपको घूमते हुए दिखेंगे, क्योंकि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी तो वही चल रही है ना जो आपने लेटर वैदिक में आपने क्या देखा था कि वुमेन की पोजीशन बिल्कुल डिटोरिएट होती गई है। तो वही सोसाइटी चल रही है, वही पोजीशन चल रहा है, उसमें आपने चेंज लाया, ठीक है, आप थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हो, फाइन, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज चली आ रही है, ठीक है, उसमें बहुत ड्रास्टिकली चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको डुअलिटी ऑफ थॉट दिखेगा कि एक जगह आप बोल रहे हो अर्ली बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि निर्वाणा जो है वुमेन अचीव कर सकती है, उसी के साथ बहुत सारे स्टीरियोटिपिकल आइडियाज भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि विमेन कैसी होनी चाहिए, सबमिसिव और आइडियल होनी चाहिए, सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने सन की बात सुने, ऐसी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, और निगेटिव इमेज दिखाया गया विमेन का कि विमेन जो है टेम्परेस और पैशन का ही एक सिंबल है, मतलब विमेन जो है टेम्प्ट करती है मैन को इन बिकम एज अ हर्डल इन अचीविंग निर्वाणा फॉर द मेन। इसी तरह फिर आप देखोगे ये एक चीज है कि वुमेन को मटेरियलाइज कर दिया, बट इसी के साथ आप दूसरी चीज आप ये भी देखोगे कि संघ में जो है अगर मॉन्क्स को मना किया गया है कि वुमेन से टेम्प्ट नहीं होने के लिए, तो नन्स को भी मना किया गया है मेन से टेम्प्ट नहीं होने के लिए। तो ये काफी डुअलिटी ऑफ थॉट दिखता है यहाँ पे। इसी के साथ अगर हम विनय पिटक की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ग्लूमी प्रिडिक्शन ऑफ बुद्धा दिखेगा, दैट बुद्धा ने बोला कि अगर मैं विमेन को एडमिट नहीं करता हूँ संघ में तो दिस विल कंटिन्यू फॉर 1000 years, लेकिन विमेन अगर एडमिट हो गई हैं तो ये अब बस 500 साल ही कंटिन्यू हो पाएगा। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स भी आपको दिखने को मिल रहा है। तो काफी लाइक आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप वुमेन को जो है निर्वाणा के लिए बोल रहे हो कि हाँ आप अचीव कर सकते हो। आपने संघ में एडमिट किया किसको, गौतमी पुत्र सॉरी प्रजापति गौतमी को, जो मदर थी, फॉस्टर मदर थी किसकी, बुद्धा की। तो वहां पे मतलब वुमेन अलाउड है। इसी के साथ फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल्स भी आपको दिखेगा नन्स का, जैसे गौतमी, खेमा, धमा देना, ये सब क्या है, ये आपके नन्स के एग्जाम्पल्स हैं, वुमेन अलाउड है संघ में। इसी में आप देखोगे कि गौतम बुद्धा ने धमा देना की काफी तारीफ की है, जब एक विमेन जो है क्वेश्चन कर रही थी धमा देना से, एंड धमा देना ने उनको काफी राइटली आंसर किया था, काफी वाइजली आंसर किया था। तो बुद्धा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं धमा देना की जगह होता तो मैं भी सेम आंसर देता, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक पोजीशन देख रहे हो कि हाँ अलाउड है, विमेन पढ़ सकती हैं, विमेन संघ ज्वाइन कर सकती हैं, एंड लाइक विमेन जो है आपको लिटरेरी लाइक पार्टिसिपेशन भी, लिटरेचर में भी पार्टिसिपेट कर रही है। बट एक आइडियल विमेन का भी इमेज बनाया गया कि आइडियल विमेन वही होनी चाहिए जो सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने पति की सेवा करे, इसी के साथ ज्यादा रिबेलियस ना हो। उनको पिक्चराइज किया पैशन और टेम्प्ट के बेसिस पे। अब किस किस के लिए, किस वुमेन के लिए संघ जो है ओपन नहीं था, वो था आपकी प्रेग्नेंट वुमेन और रिबेलियस वुमेन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन तो चलो संघ में नहीं आ सकती, व्हाट इज रिबेलियस वुमेन। तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो वुमेन अपने से कम उम्र के आदमी के साथ
सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको इन्होंने रिबेलियस वुमेन कहा है। तो रिबेलियस वुमेन्स वेर नॉट अलाउड टू जॉइन संघ। इसी के साथ संघ में वुमेन तभी एडमिट हो सकती हैं जब उनके फैमिली के मेल फिगर, हस्बैंड या सन परमिशन देते हैं। तो विदाउट परमिशन संघ में एडमिशन नहीं हो सकता। इसी में आप एक वर्ड देखोगे, दैट इज थेरी गाथा। थेरी गाथा एक बुक है, बुक ऑफ वर्सेस है, जो एल्डर नन्स ने लिखी है। ठीक है, यही एक बुक है। इस पे भी आपके यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था अबाउट थेरी गाथा। थेरी गाथा किस सेक्ट का है, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये क्वेश्चन था। तो थेरी गाथा क्या है, वर्सेस ऑफ एल्डर नन्स था, बुक था एक, जिनको एल्डर नन्स ने लिखी थी। इसमें काफी पोएम्स थे, यू कैन से कोट्स थे, ये सब स्टोरीज थी अबाउट विमेन्स लाइफ, कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, कैसे कुछ गाना गाते हुए, कुछ गाने की टाइप की पंक्तियां थी, यही सारी इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बुद्धिज्म इतना ज्यादा प्रोमिनेंट कैसे हुआ, या इसका इतना स्प्रेड कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बुद्धिज्म ने कॉमन मैन को काफी अपील किया, क्योंकि लिबरल और डेमोक्रेटिक था बुद्धिज्म। सबसे पहली बात, लैंग्वेज आपका पाली, प्राकृत, ये जो लैंग्वेज था वो किसका था, कॉमन पीपल का लैंग्वेज था। प्लस आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत एक्सट्रीम एसेटिज्म करना होगा, यहाँ आपको मिडिल पाथ फॉलो करना है। मतलब लिबरल आइडिया भी है, ओपन टू ऑल है, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक भी है। इसके साथ लोकल लैंग्वेज जो आपकी पाली है, प्राकृत है, क्योंकि अब देखो संस्कृत के साथ क्या था, जब हम ब्राह्मणिकल एरा की बात कर रहे थे, तो वहां पे क्या था कि संस्कृत प्रोमिनेंट लैंग्वेज था, और संस्कृत लैंग्वेज ऑफ क्या कहते हैं, डोमिनेंस भी कह सकते हो आप, क्योंकि वुमेन्स को अलाउड नहीं था संस्कृत पढ़ना, शूद्रास को अलाउड नहीं था संस्कृत पढ़ना। तो संस्कृत को लग्जरी की तरह देखा गया। आपस में आम लोग कैसे बात कर रहे थे, तो पाली में, प्राकृत में, इन सब लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे, और इसी लैंग्वेज में अगर आप अपनी टीचिंग्स दोगे तो हर कोई पढ़ेगा। तो इसीलिए लोकल लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा कारण बना इसके प्रोपगेशन में। उसी तरह रैशनल डॉक्ट्राइन मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको जो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने हैं वो भी सिंपल हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ डोमिनेंस दिखा रहा है, बहुत रैशनल चीजें हैं कि हाँ आपको राइट एक्शन करना है, आपको राइट लाइवलीहुड दिखानी है, राइट थॉट्स रखने हैं, राइट स्पीच है, ये सब क्या है, रैशनल डॉक्ट्राइन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ हम बात करें तो मिटिगेशन ऑफ एविल्स, जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज चल रही थी सोसाइटी में। सोशल की बात करें हम तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, और उसी के साथ शूद्रास का क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की, तो वैश्यास के पास क्या था, वैश्यास क्या थे, रिच मर्चेंट्स थे, बट इनका सोशल स्टेटस जो था वो काफी लो था। बुद्धिज्म ने क्या किया, इन सब को दूर कर दिया कि अब जो है संघा ओपन फॉर ऑल है, सब लोग बुद्धिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी नहीं है अमीर गरीब की, या फिर आप डिपेंड करता है कि आप कितना जो है दान दक्षिणा कर रहे हो। ये सारी जो चीजें थी इन सबको क्या किया, बुद्धिज्म ने हटा दिया। तो मतलब एक सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो देखने को मिल रही थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। इसी के साथ आप देखोगे पेट्रोनाइजेशन बाय मोनार्कीज, तो बहुत सारे आपको दिखेंगे किंग्स
जिन्होंने प्रोपगेट किया है किसको, बुद्धिज्म को। एग्जाम्पल अजात शत्रु, कालाशोका। आई होप इन सब के बारे में आपको याद होगा, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि महाजनपदास के बाद मगध जब पढ़ रहे थे तो मगध में हमने मगध के अलग अलग डायनेस्टी के किंग्स की ही बात कर रहे हैं, उसी में अजात शत्रु, कालाशोका ये सब आते हैं। फिर आप मॉडर्न्स की बात करो तो अशोका, ये सारे जो मोनार्क्स थे इन्होंने क्या किया था कि पेट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को। इसी के साथ आप देखोगे नॉट इन इंडिया, इवन अशोका ने काफी दूर तक श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, इंडिया के बाहर भी काफी जो है बुद्धिज्म को प्रोपगेट किया है। अब प्रोपगेशन जो मोनार्क्स ने किया वो कैसे किया, थ्रू बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ठीक है, काफी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमें देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग पीरियड पे अराउंड आप कह लो 100 साल के डिफरेंस पे हमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिल रही है। किसने पैट्रोनाइज किया है, किंग्स ने किया है, मोनार्क्स ने किया है। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की, ठीक है, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपके हुई थी 483 बीसी में। मगध का रूल चल रहा था, मगध के रूल में जो किंग था आपका वो था अजात शत्रु, और अजात शत्रु का कैपिटल कहाँ था, राजगीर। हमने पढ़ा था अबाउट अजात शत्रु के बारे में कि अजात शत्रु राजगीर का राजगीर कैपिटल था और वहां पे रूल कर रहा था मगध पे। चेयरमैन था महाकश्यप। अब यहाँ से आप देखो एक स्टोरी निकलती है, ठीक है, अबाउट अजात शत्रु। क्या है कि अजात शत्रु का जो है जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, मतलब जब उसने अपने फादर की डेथ को मार दिया, तो अजात शत्रु जो है ना बाय नेचर काफी वायलेंट था। तो जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में उसके 2 कजन्स थे, ठीक है, वाना और एक और का कुछ नाम था। तो ऐसे 2 कजन्स थे अजात शत्रु के, तो उन्होंने इक्वली जो है वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। वाना ने क्या किया, वन्ना और समान्ना कुछ ऐसा नाम है, तो उन्होंने क्या किया, एक हाथी, हाथी जो है वो उसको स्प्रिंकलर भी कहते थे, तो उस हाथी को और एक 18 स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल के नेकलेस को अपने पास रख लिया और अजात शत्रु को नहीं दिया। अब वो हाथी के पीछे क्यों लड़ाई होगी, अब उस हाथी की भी एक खास बात थी कि ये जो हाथी था ना वो कोर्ट में सिर्फ विमेन्स पे अपने सूंड से जो है ना वाटर स्प्रिंकल करता था, ठीक है, तो मतलब काफी अलग टाइप का हाथी था। तो इसलिए इस हाथी के लिए और वो जो उसके फादर की 18 स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक नेकलेस थी उसके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये जो आपके कजन्स थे इनके, ये कहाँ चले गए, ये चले गए वैशाली, ठीक है, वैशाली चले गए और वैशाली जाके उन्होंने अलग अलग जनपद से, ठीक है, हेल्प मांगा, जिसमें आपका एक अवंती भी है। तो इन लोगों से उन्होंने हेल्प मांगा टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अब अजात शत्रु को आ गया गुस्सा, फिर अजात शत्रु ने देखा कि यहाँ पे तो काफी सारे लोग जो है जमा हो गए, काफी महाजनपद जमा हो गए, मैं इनको अकेले कैसे हराऊंगा। तो इसी टाइम पे अजात शत्रु ने 2 नए वेपन, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, 2 न्यू वेपन्स जो अजात शत्रु ने बनाए थे। वन इज महाशिलाकंटक एंड सेकेंड वन इज रथमूशला। ये 2 वेपन्स इन्वेंट किए और इससे ही जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट वॉर में चेंज हुआ। और यहीं पे हम अजात शत्रु के बारे में ही क्या पढ़ रहे हैं कि अवंती के साथ जो है आपका एक काफी लंबा युद्ध चलेगा। और इसी के बाद अजात शत्रु को बुद्धिज्म का पता चलता है, बुद्धिज्म की बुद्धा की टीचिंग्स का, एंड देन अजात शत्रु क्या हो जाता है, चेंज टू फ्रॉम अ वायलेंट टू नॉन वायलेंट पर्सन।
और यहीं पे आप देखोगे अजात शत्रु के टाइम में ही क्या देखोगे, आप देखोगे बुद्धा की डेथ हो जाती है। ठीक है, अजात शत्रु कंटेम्परेरी रहा है बुद्धा का, और इसी के टाइम में बुद्धा की डेथ हो जाती है। तो बुद्धा की डेथ के बाद सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल इसीलिए होता है टू कंपाइल बुद्धास टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो पिटक्स लिखे जाते हैं। एक आपका यहाँ जो आपके दो पिटक्स लिखे जा रहे हैं फर्स्ट में, वो है आपका सूत पिटक एंड विनय पिटक। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले बुद्धा के दो टीचर्स थे, उपाली और आनंदा, वही बाद में बुद्धा के डिसाइपल्स बन जाएंगे, और उन्हीं दोनों ने ये पिटक्स लिखे हैं। सूत पिटक आपका लिखा है किसने, आनंदा ने, और विनय पिटक उपाली ने। सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक में है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एंड विनय पिटक्स में क्या है, मोरल कंडक्ट है कि मॉन्क्स एंड नन्स को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही दो बुक कंपाइल हुई थी इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर इसी के 100 साल के बाद आपको सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलता है, दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कालाशोका। ठीक है, कालाशोका का वैशाली में कैपिटल ट्रांसफर हुआ था, हमने पढ़ा था मगध के टाइम पे, और इसका जो चेयरमैन है दैट इज शबाकमी। ठीक है, अब सेकेंड में क्या होगा आपका, सेकेंड में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक डाइवर्जन आता है, एक डिवीजन आ जाता है इन थॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्कूल्स जो है बुद्धिज्म का, मतलब दो ब्रांचेस कह लो आप, स्थाविरवादिन्स एंड महासंघिका आते हैं। तो स्थाविरवादिन्स जो होते हैं वो अपने पुराने ही सारी चीजों पे एकदम अमल करके रखते हैं, एंड महासंघिकास जो होते हैं वो लिबरल इन थॉट्स हो जाते हैं, वो थोड़ा लिबरल चीजें करने लगते हैं। तो यहाँ पे एक देखोगे कि डाइवर्जन आ जाता है, जो आपकी चली आ रही थी ना, तो 100 सालों में जो एक कांस्टेंट टीचिंग चली आ रही थी, तो 100 सालों में क्या हुआ कि उसमें एक डिवीजन आ गया है। ठीक है, कि कुछ लोग एक जो चली आ रही है वही चीज फॉलो कर रहे हैं, कुछ विद टाइम इवॉल्व करके थोड़ी लिबरल थिंकिंग ला रहे हैं और लिबरल थॉट लेके आ रहे हैं। तो यही हुआ था आपके सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और फिर अब बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, दैट इज अराउंड 250 बीसी, दैट इज अराउंड लाइक अराउंड 100 इयर्स का गैप यहाँ भी है, नॉट एग्जैक्टली 100। 250 बीसी में अशोका के टाइम पे, अशोका की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्रा, देन पाटलिपुत्रा में ही आपको देखने को मिलेगा वेन्यू, और मोगलीपुत्तिस जो है चेयरमैन था। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपकी थर्ड जो है त्रिपिटका लिखी गई, कंपाइल की गई, दैट इज अभिधम पिटक। और इसी के साथ आप देखोगे कि अशोका ने यहाँ पे काफी प्रोपाउंड करने की कोशिश किया बुद्धिज्म को। उसने अपने सन महेंद्र और डॉटर जो थी संघमित्रा, इन दोनों को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा था टू प्रोपाउंड बुद्धिज्म। अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ आपका 72 एडी में है, माइंड इट, यहाँ बीसी 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 चला रहा है। उसके बाद जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है दैट इज इन एडी 72 एडी ड्यूरिंग द रूल ऑफ कनिष्का। ठीक है, कनिष्का है मतलब कुषाण डायनेस्टी है, आगे हम देखेंगे अबाउट कुषाण डायनेस्टी ऑल्सो। ये कहाँ पे हुई है आपकी, कश्मीर में। यही एक बुद्धिस्ट काउंसिल है जो बिहार के बाहर हुई है। ठीक है, तो कहाँ हुई है, कश्मीर में।
और इसके जो चेयरमैन है वो है वसुमित्र। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, ठीक है, डिवीजन हो जाता है और दो ब्रांचेस जो है डिवाइड होते हैं बुद्धिज्म के, दैट इज हीनयान एंड महायान। अब यहीं पे एग्जैक्टली क्यों हुआ ये डिवीजन, आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि जो हमारा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था, इसमें भी आपको स्कूल ऑफ थॉट दो ब्रांचेस दिखेंगे, एक स्थाविरवादिन्स के, एक महासंघिका के। लेकिन ये डिवीजन एग्जैक्टली क्यों हुआ है, क्योंकि आप देखोगे कि कनिष्का जो है, कनिष्का क्या था, ये फॉलोअर ऑफ महायान था, ठीक है, लिबरल इन थॉट। इसको एक्चुअली ग्रेटर व्हीकल कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जल्दी से ज्ञान का प्राप्त हो गया। तो कनिष्का वाज फॉलोवर ऑफ महायान, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे एक प्रॉपर डिवीजन दिखेगा, दो ब्रांचेस आपको अलग अलग होते हुए दिखेंगे बुद्धिज्म के, एक हीनयान है, एक महायान है। तो ये आपके चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स थे और उनके अचीवमेंट्स भी थे। अब जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो हीनयान एंड महायान, इसके अलावा भी आपको दिखेगा दो, एक वज्रयान, एक थेरावाद। सबसे पहले बात करें हम हीनयान और महायान की, तो हीनयान को हम लेसर पाथ कहते हैं और महायान को ग्रेटर पाथ कहते हैं। क्यों? बिकॉज हीनयान जो थी वो अपने पुराने आइडियोलॉजीज, पुराने आइडियल्स, पुराने बिलीफ थॉट, इन सब को ही लेके चल रही थी। बट यहाँ आप देखोगे कि महायान में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोर लिबरल बन गए और ये चाहते थे कि सब कुछ इनको इनलाइटनमेंट भी फास्ट फास्ट मिले, तो इसीलिए ये ग्रेटर पाथ को फॉलो करने लगे। दे आर ट्रू ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। स्क्रिप्चर्स जो थी पाली में थी। हीनयान की बात करें तो वो एकदम जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी बुद्धा की, उसी को स्टिक करके रखे हुए थे। बट देखो कोई भी चीज होती है ना, वो चेंज मांगती है विद टाइम। अब आप देख रहे हो कि ये जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल है, अराउंड 100 इयर्स का गैप है। 400 साल में आप कैसे किसी एक चीज को स्टिक करके रख सकते हो? विथ टाइम थोड़ा इवोल्यूशन होता है, विद टाइम थोड़े चेंजेस भी आते हैं। बट अब हीनयान वही स्कूल ऑफ थॉट है कि हाँ, जो चीजें बुद्धा ने ओरिजिनली कही है वही वाली टीचिंग को वो फॉलो कर रहे हैं। पाली में जो स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे उस टाइम का जो लैंग्वेज था पाली, वही पाली लैंग्वेज है। वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। बुद्धा एज अ मैन, ठीक है, बुद्धा को एज अ मैन देख रहे थे जिन्होंने इनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। साल्वेशन कैसे मिलेगा? एट फोल्ड पाथ फॉलो करके, सेल्फ मेडिटेशन करके, डिसिप्लिन में रख के अपने आप को। अशोका ने जो पेट्रोनाइज किया था वो आपका हीनयान स्कूल ही था। स्थाविरवाद एंड अदर फॉर्मिंग हिनायत्स। जब आप देखोगे कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने क्या देखा था कि दो स्कूल ऑफ थॉट अलग हुए थे। कौन? स्थाविरवादिन एंड महासंघिका। यही स्थाविरवादिन का ज्यादा प्रोनाउंस्ड फॉर्म क्या है? हीनयान है, और महासंघिका का महायान है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया कि बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स चल रही थी, जो ओरिजिनल आइडियाज थे उस पे ही स्टिक थे ये लोग। पाली ही लैंग्वेज चली आ रही थी, अशोका ने पेट्रोनाइज किया था, बट कुछ चेंजेस आएंगे विद टाइम, ठीक है। तो महायान में अब ये लोग क्या है कि ग्रेटर पाथ को देखने लगे, और इसी में टू मेन फिलोसॉफिकल स्कूल आती है, एक मध्यमिका और एक योगाचार। जो इसके स्क्रिप्चर्स थे वो संस्कृत में होने लगे फिर। क्यों? क्योंकि अब देखो कि पाली जो है कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, ठीक है, लेकिन इसी के साथ जैसे जैसे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस चल रहा था, उसमें संस्कृत का भी एक रोल था। तो यहाँ पे भी लोग संस्कृत को अडॉप्ट करने लगे। यहाँ पे भी आप देखोगे कि काफी जो बुक्स हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं, काफी स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखे गए हैं। इट कंसिडर्ड बुद्धा एज अ गॉड, और यहाँ पे ही आपको क्या आइडल वर्शिप स्टार्ट होती है, बुद्धा की मूर्ति बना के बुद्धा को एज अ गॉड की तरह पूजा करना। यहीं पे जो है बोधिसत्व का भी कॉन्सेप्ट एक उम्र के आता है। क्या होते हैं बोधिसत्व? अभी हम आगे देखेंगे। साल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय मींस ऑफ फेथ एंड डिवोशन टू माइंडफुलनेस ऑफ बुद्धा। मतलब साल्वेशन कैसे? उसमें कैसे सेल्फ डिसिप्लिन से साल्वेशन मिल रहा था, मेडिटेशन से साल्वेशन मिल रहा था, बट यहाँ पे चेंज आ रहा है कि फेथ और डिवोशन टू बुद्धा, मतलब
बुद्धा को आपने एक भगवान की तरह बना दिया है, तो भगवान में जितना आप फेथ रखोगे उतना ही जल्दी जो है आप सैल्वेशन अटेंड कर पाओगे। ये लोग बिलीव करते थे मंत्रास में, सर्वाश्विन वादिन्स एंड महासंगिका फॉर्मिंग महायानिज। यही जो है महासंगिका जो है उन्होंने महायान फॉलो किया था। अब यहाँ पे एक टर्म आया था बोधिसत्वा। क्या होते हैं बोधिसत्वा? तो जैसे बुद्धा है, ठीक है, बुद्धा ने इनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया, लेकिन वैसे ही जो लोग अपना सेल्फ डिसिप्लिन में हैं, ठीक है, बुद्धा को एज अपना आइडल मान रहे हैं, बुद्धा को वर्शिप कर रहे हैं, बुद्धा को आइडल बनाकर गॉड की तरह वर्शिप कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारी टीचिंग्स ली है, सब कुछ फॉलो किया है, लेकिन जो अपना इनलाइटनमेंट है, जो अपना निर्वाणा है, उसको उन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया। क्यों? ताकि वो दूसरों को भी इनलाइट कर सके। ठीक है, अपने निर्वाणा को या तो छोड़ देना या पोस्टपोन कर देना फॉर ग्रेटर गुड, कि आप दूसरों को भी निर्वाणा का रास्ता दिखा सको, वही बोधिसत्वास है। आपके 8 बोधिसत्वास भी हैं, जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब इसमें दो एक और स्कूल है, वज्रयान और थेरावाद। थेरावाद की बात करें तो ये काफी ओल्डर स्कूल है। थेरावाद इज ओल्डर एंड मोर कंजर्वेटिव है देन दीज टू, हीनयान एंड महायान। इसको ट्रेडिशंस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। हीनयान सेक्ट ही है कहा जाए तो एक तरह से। इसमें थेरावादा बुद्धिस्ट ट्राइब टू बिकम अरहत्स। कौन थे ये अरहत्स? जो डिसाइपल ऑफ बुद्धा थे, जो बुद्धा की टीचिंग्स वहां बैठ के गेन कर रहे थे, नॉलेज गेन कर रहे थे, वही अरहत्स थे। तो ये इनका काम था, इनका मतलब स्ट्राइव कर रहे थे ये अरहत्स बनने के लिए। और संसार के जो साइकिल है ना, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ जो सोल हो रहा है, उन सब से फ्रीडम चाहिए था इनको, तो इसको मोस्ट एक्सटेंडेड ब्रांच कहते हैं। ठीक है, और इसी में आप देखोगे थेरी गाथा भी क्या है, एल्डर नन्स की बुक है। थेरावाद में ही एल्डर नन्स जो थी वही बुक लिखी थी, जिनको थेरी गाथा कहते हैं। इसी में आप वज्रयान की बात करें तो वज्रयान को व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में स्टैब्लिश हुआ था ये 11th सेंचुरी में। अब इसमें क्या है, मैजिकल पावर्स से, ठीक है, मैजिकल पावर से आप सैल्वेशन अटेन कर रहे हो, वही आपका वज्रयान है। इनकी एक गॉडेस है तारा, जो आप देखोगे कब बहुत सारी जगह देखोगे तारा की भी पूजा की जाती है बुद्धिज्म में। तो वो वज्रयान सेक्ट में ही तारा जो है गॉडेस है। यहाँ पे मैजिकल पावर्स यूज किया जाता है सैल्वेशन को अटेंड करने के लिए। अब इसी में हम एक चीज और देखेंगे, दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स। सी अभी हमने देखा था हीनयान वाले जो थे वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन महायान वाले आइडल वर्शिप में भी बिलीव करते थे और बुद्धा को एज अ गॉड देखते थे। बट अगर हम हीनयान पर्सपेक्टिव से बात करें, मतलब अगर हम लाइक ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टीचिंग्स की बात करें, बुद्धा की टीचिंग की बात करें, तो उस हिसाब से दे डोंट बिलीव इन गॉड। ठीक है, कोई आइडल वर्शिप नहीं, कोई मंत्राज नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और बट दे बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में वो क्या, ये बिलीव नहीं करते थे कि ये जो सोल है वो अगली बॉडी में जाएगा, फिर वो अगली बॉडी में जाएगा। इस चीज में वो बिलीव नहीं करते थे। दे बिलीव इन सोल बट नॉट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इसका एक, अब देखोगे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल दिया गया, दैट जो मिल्क होता है, मिल्क से हम क्या, मिल्क से हमें कर्ड मिलता है, मिल्क से ही हमें जो है और क्या हो गया, पनीर कह लो आप, मिल्क से ही हमें जो है देखो ये सारे जो आपके चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये कहाँ से मिल रहे हैं,
चाहे वो कर्ड हो, पनीर हो, बटर मिल्क हो, घी हो, ये सब कहाँ से मिल रहा है? मिल्क से। तो मिल्क को आप एज अ सोल देखोगे कि ये सोल है, लेकिन कहीं भी क्या आप इसको वापस इधर ला सकते हो? क्या आप वापस कर्ड से मिल्क बना सकते हो? नहीं। क्या आप वापस पनीर से मिल्क बना सकते हो? नहीं। क्या आप वापस से बटर मिल्क से बना सकते हो? नहीं। वापस से घी से बना सकते हो? नहीं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इससे वापस आप बना सकते हो, ट्रांसमाइग्रेशन नहीं हो रहा है। ये एक सोल है जिससे हमने अलग अलग चीजें देखी कि बनी है, वैसे ही सोल है। ठीक है। कभी वो सोल किसी और कोई और चीज बन रही है, फिर उसके बाद वो खत्म हो गई तो कुछ और बन रहा है। जिन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। इसके बाद अब देखो कैसे डिक्लाइन हुआ है बुद्धिज्म का। धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, मतलब काफी हम देख चुके हैं कि 400 साल के डिफरेंस में हमने देख लिया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल चल रहा है, उससे पहले भी बुद्धा का एज देखा है हमने। तो अब लेकिन धीरे धीरे क्या है कि प्रोमिनेंस जो है ना बुद्धिज्म का वो कम होता जाएगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका स्कम्बल्ड विद सम रिचुअल्स एंड डॉगमास। जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, ठीक है, वो एसोसिएटेड था किस चीज से? काफी रिचुअल्स होते थे, काफी यज्ञ, काफी एनिमल सैक्रिफाइसेस, दान दक्षिणा, ये सब काफी चीजें जो है एसोसिएटेड थी। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे बुद्धिज्म में भी आप देखोगे यही सारे रिचुअल्स, यही सारे डॉगमास जो है वापस आने लगेंगे। अब महायान की बात करो तो आप जो है वहां पे रिचुअल्स करने लग रहे हो, आप जो आइडल वर्शिप कर रहे हो, आइडल वर्शिप कर रहे हो, भगवान बुद्धा को एज अ भगवान मान रहे हो, गॉड मान रहे हो। तो ये सारे क्या हुआ है बुद्धिज्म में भी वापस से आ गए। उसी के बाद आप आइडल वर्शिप की ही बात करें हम, तो बुद्धा को आपने गॉड बना दिया है। ठीक है, महायान ने क्या किया? बुद्धा एज गॉड, एंड इससे फिर आइडल वर्शिप होने लगी। काफी ऑफरिंग्स जो है वापस से ट्रेंड में आ गया। अब ये ऑफरिंग्स मॉनेटरी भी होती थी, ऑफरिंग्स लैंड के फॉर्म में, मॉनेटरी वैल्यू के फॉर्म में, फूड ग्रेन के फॉर्म में, काफी जो भी प्रीशियस चीजें हैं उन सब के फॉर्म में होने लगी। उसी के साथ करप्शन होने लगा एसेटिक लाइफ में, कि जो माइंड है एसेटिक्स का वो करप्ट होने लगा, संसार की मोह माया में वापस वो जो है लिप्त होने लगे। उसी के साथ आप देखोगे कि ब्राह्मणा रूलर्स आए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं हम। इसी के बाद मिहिर कुल, इसी के साथ शशांक। ये जो आपके रूलर्स आए हैं, ये जो रूलर्स हैं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुद्धिज्म को लाइक जो आपके स्तूपास थे, जो आपके चैत्यास विहारास थे, उन सबको क्या किया? काफी डिस्ट्रॉय किया। बात करें अगर हम पुष्यमित्र शुंग की, पुष्यमित्र शुंग को क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉयर ऑफ स्तूपास कहते हैं। 19 अराउंड 99,000 स्तूपास जो है पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? डिस्ट्रॉय किया है। इसी के बाद मिहिर कुल, सेम चीज है, आप इसमें भी देखते हो। शशांक की बात करें, शशांक ऑफ गौड़ा, तो शशांक ऑफ गौड़ा से एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, दैट बोधि ट्री या पीपल ट्री जिसके नीचे बुद्धा ने बैठकर क्या किया था? इनलाइटेनमेंट प्राप्त किया था। तो शशांक ने क्या किया कि उसी बोधि ट्री को कट करने का ऑर्डर दिया। कटिंग ऑफ दैट, बट आप एक और चीज देखोगे कि ये जो बोधि ट्री है या पीपल ट्री था जिसके नीचे गौतम बुद्धा ने इनलाइटेनमेंट प्राप्त किया था, वो सिर्फ शशांक ने नहीं, इससे पहले भी काफी बार उसको काटने की कोशिश की गई थी। अशोका की भी एक क्वीन थी, उन्होंने भी अटेम्प्ट किया था इस बोधि ट्री को कट करने की। शशांक ने भी अटेम्प्ट किया था इस बोधि ट्री को कट करने की। लेकिन आप देखोगे जब जब बोधि ट्री को कट किया जाता था, वहां नए ब्रांचेस निकल के आके नया बोधि ट्री बन जाता था वो। ठीक है, तो वो नहीं खत्म कर पाए।
लेकिन इन्हीं ब्राह्मण रूलर्स जो थे, इन्होंने काफी डिस्ट्रॉय किया है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को, स्तूपास को, विहारास को। तो ये भी एक फैक्टर था कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे। इसी के साथ अब डिक्लाइन के बाद भी अब कुछ लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आप लिटरेरी सोर्स देखते हो दैट इज त्रिपिटका। सबसे ज्यादा अगर हमें किसी भी बुद्धिज्म के किसी भी टीचिंग्स की या मोरल कंडक्ट की या रूल्स एंड रेगुलेशन का पता चलता है, वो किससे पता चलता है? थ्रू दीज त्रिपिटका। तीन थे आपके, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। जो सूत पिटक था वो क्या था? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो विनय पिटक है आपका वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने थे मॉन्क्स एंड नन्स को। और अभिधम पिटक्स जनरली जो है फिलॉसफी है, थॉट्स है और रिलेटेड स्टोरीज हैं बुद्धा के लाइफ से। तो यही जो है आइडिया देते हैं अबाउट बुद्धिज्म। इसी के साथ आपके बहुत सारे अदर बुक्स भी हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय हो गया आपका। वैसे आप देखोगे हीनयान के अलग बुक्स दिखेंगे आपको, महायान के काफी अलग अलग बुक्स दिखेंगे आप। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि आपका एक है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष ने, और ये बुद्ध चरित्र किस में लिखा गया है? संस्कृत में। ये आपको बुद्धा के लाइफ के बारे में सब कुछ बता रहा है, बुद्धा की लाइफ, बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड स्टोरीज। उसी के साथ है अभिधर्म कोशा। अभिधर्म कोशा क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं इसको। इसको लिखा है वसुबंधु ने। नेक्स्ट है आपका विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग मतलब विशुद्धि मार्ग, अपने आप को शुद्ध करने का मार्ग। ये किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने लिखा है। तो ये आपके कुछ बुक्स थे। इसी के बाद अब हम देख लेते हैं अबाउट बोधिसत्वास। ठीक है, 8 बोधिसत्वास। क्या बताया था मैंने कि कौन होते हैं बोधिसत्वास? बोधिसत्वास वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने निर्वाणा को, अपने इनलाइटनमेंट को या तो पोस्टपोन कर दिया है या तो उन्होंने त्याग दिया है। क्यों? ताकि वो जो है दूसरों को एक पाथ दिखा सके निर्वाणा प्राप्त करने की, इनलाइटनमेंट प्राप्त करने की। ठीक है, फॉर द ग्रेटर गुड दे अवॉइडेड द पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट। तो ऐसे आप 8 बोधिसत्वास के बारे में देखते हो। ठीक है, 8 बोधिसत्वास हैं जो है मंजूश्री। मंजूश्री को हम क्या कहते हैं? विजडम एंड इंसाइट। ठीक है, विजडम एंड इंसाइट के लिए मंजूश्री फेमस है। उसी के बाद है अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा जो है बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन है। इसी को आप क्या कहते हो? अमिताभ भी कहते हो। नेक्स्ट आपका वज्रपाणी। वज्रपाणी से आप क्या डिनोट कर रहे हो? पावर को। बोधिसत्वा ऑफ पावर, वज्र। बाद इसके बाद है मैत्रेय। मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा कहते हैं। ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्यूचर बुद्धा। इसी के साथ है क्षिति गर्भा और आकाश गर्भा। ये दोनों आपको ट्विंस ब्रदर्स हैं, क्षिति गर्भा एंड आकाश गर्भा। क्षिति गर्भा सेव ऑल सोल्स। जो भी बुद्धा के डेथ के बाद और मैत्रेय तक में जितने भी सोल्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स थे उनके सोल्स को किसने सेव किया है? क्षिति गर्भा ने। और आकाश गर्भा जो है प्यूरिफाई ट्रांसग्रेशंस। उसके बाद आपका है समंत भद्रा जो कि यूनिवर्सल वर्दी बोधिसत्व है। एंड लास्ट आपके सर्वाणी वरा विश्वकम्बिन जो है वो प्यूरिफाई करते हैं सारे रॉन्ग डूइंग्स को। ये जो 3 ऊपर के आपके बोधिसत्व है, मंजूश्री, अवलोकितेश्वरा और वज्रपाणी, इनको 3 फैमिली प्रोटेक्टर्स भी कहते हैं हम। ये ऑल अबाउट योर बोधिसत्व था। हमने बुद्धिज्म को देखा है कि बुद्धिज्म गौतम बुद्धा से स्टार्ट हुआ, अबाउट उनका लाइफ साइकिल क्या था, उनकी टीचिंग्स क्या थी, क्या 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, क्या 8 फोल्ड पाथ हैं, किस चीज में बिलीव करते थे बुद्धिज्म, ब्रांचेस क्या थी, बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी। तो ये
सब चीजें थी अबाउट बुद्धिज्म। अब जो बच गया है दैट इज PYQs रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो अगली क्लास में हम अबाउट जैनिज्म देखेंगे, जैनिज्म के बाद ही हम बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी PYQs पूछे गए हैं, जो कि ये बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स ऑफ एग्जाम के लिए। मेंस में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप बैक टू बैक हर साल देखोगे क्वेश्चंस फ्रॉम बुद्धिज्म जैनिज्म। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म को खत्म करने के बाद। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट क्लास।